सर। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें थी, बाकी सारी चीजें भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, हाँ जी। अभी तक हमने ड्रॉबैक के अंदर पहला पॉइंट पढ़ा था। ड्रॉबैक में पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ था, किसी को याद है? Sir, he did not specify the number of electrons in each orbit. बिल्कुल सही। सेकंड ड्रॉबैक, तो हमारे क्या थे, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड। पहला सबको क्लियर हो चुका था, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्पेसिफाइड, बता ही नहीं गए थे सर किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। किसने, रदरफोर्ड ने। पहला ड्रॉबैक तो यही बन गया। दूसरा ड्रॉबैक क्या था कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या बताती थी कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इन्होंने क्या बताया कि अगर कोई पॉजिटिव या कोई चार्ज दूसरे चार्ज की तरफ, यानी हमारे पास ये न्यूक्लियस है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, यस और नो? इलेक्ट्रॉन मूव Yes. करेगा, Yes, sir. और जैसे जैसे मूव करेगा इसकी डायरेक्शन बदलती जाएगी, और अगर डायरेक्शन Yes. चेंज होगी तो इसका मैं बोल सकता हूँ कि ये जो पार्टिकल है मेरे पास, चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये क्या कर रहा है सर, एक्सेलरेट कर रहा है किसके अराउंड, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है, हाँ सर होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी के अराउंड एक्सेलरेट करेगी तो वो क्या लूज करेगी, एनर्जी। तो ये जो है ये धीरे धीरे एनर्जी लूज करेगी और उसका शेल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और एक टाइम बाद इसके अंदर सारी जो एनर्जी थी वो सारी की सारी एनर्जी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और उसको न्यूक्लियस में फोल्ड कर जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू किस थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बेस पर। बट ऐसा नहीं हो रहा था, तो रदरफोर्ड बता नहीं पाया था ये इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों तरफ घूम रहा है वो एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस में क्यों नहीं फोल्ड कर रहा। ठीक है, दूसरा पॉइंट सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो इसी पॉइंट को हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, और ये डायग्राम भी इसी पॉइंट में बना लेना नीचे, आप सबको याद रहेगा। तो इसके अंदर क्या है, अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इफ अ चार्ज पार्टिकल और चार्ज पार्टिकल यहाँ पर क्या है, लाइक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, accelerated around and another charged particle, charged body या पार्टिकल बोल दो, तभी कोई दिक्कत नहीं होगा, पार्टिकल लाइक न्यूक्लियस। ठीक है, तो पहली चीज तो हमने सिचुएशन को बताते हैं कि सिचुएशन क्या हो रही है। सर इलेक्ट्रॉन घूम रहा था किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा था। ठीक है, तो घूमने से क्या होगा, इसको क्या करना चाहिए, देयर वुड बी a loss of energy takes place
ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी। यहाँ पे एक वर्ड और जान लेना, एक बात और जानना, यहाँ पर जो एनर्जी लॉस हो रही है ये कंटिन्यूअस होगी। ऐसा नहीं होगा कि स्टार्टिंग में एनर्जी लूज हो रही है बाद में लूज ना हो। इलेक्ट्रॉन क्या करता जाएगा, कंटिन्यूअस एनर्जी लूज करता जा रहा है। और जब एनर्जी लूज करेगा तो शेल का साइज भी क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, सेल का साइज छोटा होता जाएगा। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे पाथ पाएगा और एक टाइम के बाद इसके पास इतनी एनर्जी भी नहीं रहेगी कि ये न्यूक्लियस के अराउंड घूम सके, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको जब एनर्जी लूज होगी तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो जाएगी, वो बात भी हम लिख लेते हैं। ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी सबको विजिबल है ये बात? Yes, sir. Yes. चलो ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन slow down and eventually, उसके बाद यहां पर लिख लेना, and eventually fall into the nucleus। तो ये सारी बातें होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, बट nothing such takes place in an atom। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था एटम के अंदर। किसको ये पॉइंट समझ में नहीं आया? ठीक है, एक चीज दिखाऊं मैं इसको, चलो इसको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन से भी दिखा देता हूं कि कैसा दिखेगा। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो तब तक। एक बार इसको नोट कर लो, नोट हो जाए तो बता देना। Sir, done. डन, बाकी सब Sir done. ठीक है। Sir done. Yes. ओके ओके, एक सेकंड मैं आपको अभी इसका दिखाता हूँ। अच्छा देखो, आप सब नोटिस करेंगे यहाँ पर एक चीज, अब एक चीज नोटिस करोगे, अब मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आप सब चेक करेंगे कि क्या हम यही बातें कर रहे हैं। आप सब नोटिस कर रहे हैं कि यही चीज हम देख रहे हैं। जो Yes. रेड डॉट दिख रही है, ये रेड डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रॉन को, और ये ब्लू डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, न्यूक्लियस को। क्योंकि एनर्जी वो कंटिन्यूअसली लूज कर रहा है, तो लूज करेगा तो उसका जो पाथ है वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। जब पाथ छोटा होता जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस में फॉल कर जाए। ये सुनो, Yes. Yes, Yes. sir. ठीक है, ये डायग्राम हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये वाला जो मैं बना रहा था। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से सबने देख लिया। Yes. अब ये डायग्राम समझ में कि मैं डायग्राम में यहाँ पे क्या बताना चाहता था आप सबको। Yes. इलेक्ट्रॉन Yes. घूम रहा है
जब वो एनर्जी लूज करेगा तो उसका पाथ कम होता जाएगा और एक टाइम पर वो कहां पर आके गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बेसिस पर। एक और बात याद रखना, उस टाइम पे जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी, ठीक है, रदरफोर्ड से पहले ये थ्योरी प्रूफ हो रखी थी, तो इसमें कोई शक नहीं था कि ये जो थ्योरी दी गई है ये रॉन्ग है, ये तो राइट थी। अब रदरफोर्ड पे क्वेश्चन पूछा जा रहा था, रदरफोर्ड को क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि ये थ्योरी तो पहले से ही प्रूफ है, आप जो बातें बता रहे हो वो क्यों नहीं मैच कर रही, ठीक है। और जिस चीज को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो ड्रॉबैक बन जाता है, ठीक है। इसका सेकंड ड्रॉबैक देखिए, ये सुनो, बताओ। थर्ड ड्रॉबैक, सॉरी, थर्ड ड्रॉबैक देखिए, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। थर्ड ड्रॉबैक इसी डायग्राम से रिलेटेड है, तो मिटा देता हूं मैं इसको, तो थोड़ा इसी से मैं बता देता हूं आपको। अब हमको पता है कि ये एनर्जी लूज कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लूज करते जाना चाहिए, ये एनर्जी जाएगी बाहर, पर वो तो कंटिन्यूअसली लूज करते जा रहा है, तो जो एनर्जी स्पेक्ट्रम मिलेगा, स्पेक्ट्रम यानी बैंड ऑफ डिफरेंट एनर्जी, उसे क्या बोलेंगे, एनर्जी स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो आप सबको एक चीज याद रखना, ये वर्ड आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। इसके बारे में अभी डिटेल में नहीं पढ़ना, जब तुम हायर क्लासेस में आ जाओगे तो डिटेल में इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, बट मैं आपको हिंट दे देता हूँ। क्या देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। तो स्पेक्ट्रम, आप सबने रेनबो देखा है, रेनबो देखा है, Yes. Yes, sir. वो क्या है, Yes. स्पेक्ट्रम है। और वो कैसा स्पेक्ट्रम है सर, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कैसा स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूअस। उसमें सारे कलर मिल जा रहे हैं आपको, रेड ब्लू येलो सारे विबग्योर मिल रहा है, ठीक है। तो अब जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो कंटिन्यूअस एनर्जी लूज करेगा, तो जब कंटिन्यूअस एनर्जी लूज करेगा, कंटिन्यूअस एनर्जी लॉस, तो वो हमको देगा कंटिन्यूअस बैंड देना चाहिए उसको। क्या देना चाहिए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, सॉरी, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आप सबको देना चाहिए अकॉर्डिंग टू इसके। अगर ये बात उसकी सही होती तो, ध्यान से सुनना, क्योंकि सारी बातों में 2-3 पॉइंट है, और ये बातें अगर नहीं समझ में तो ये ऊपर से चली जाती है और बहुत ही मुश्किल से समझ में आती है। स्पेक्ट्रम जो रेनबो है वो हमारा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। इसमें क्या होता है, जो एनर्जी लॉस हो रही है वो कंटिन्यूअस होती है। क्या होती है, कंटिन्यूअस लॉस। एक दूसरे टाइप का स्पेक्ट्रम होता है जिसमें होती है डिसकंटिन्यूअस एनर्जी लॉस, डिसकंटिन्यूअस एनर्जी लॉस, और इसको बोलते हैं, एक और से बोल सकते हैं डिस्क्रीट, डिस्क्रीट लॉस। इससे जो हमारे पास स्पेक्ट्रम आता है उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसे हम, डिस्क्रीट या फिर लाइन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। तो 2 टाइप के स्पेक्ट्रा आपने पढ़े हैं, कौन से कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा और line Continuous and discontinuous. ठीक है, डिसकंटिन्यूअस नहीं, लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है। एक है कंटिन्यूअस, दूसरा लाइन स्पेक्ट्रा, या इसको डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा के नाम से भी जाना जाता है। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अब अगर एनर्जी बराबर तरीके से निकल नहीं जा रही है, कंटिन्यूअस निकल रही है, तो हमने सोचा कि भाई जी कौन सा स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, क्योंकि एनर्जी कंटिन्यूअसली लॉस हो रही है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम और अकॉर्डिंग टू किसके, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बेस पर। बट जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने देखा कि जो स्पेक्ट्रा मिल रहा है वो कौन सा स्पेक्ट्रा मिल रहा है, लाइन स्पेक्ट्रा।
आप सब एक इसकी पिक्चर देखना चाहते हो? Yes, sir. चलो Yes, मेरे को एक sir. सेकंड दो, मैं भी गूगल कर लेता हूँ आप सबके लिए, ठीक है? ठीक है, देखो आप सब, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आप सब नोटिस करना, देखना। ठीक है, देखो आप सबको दिख रहा है? बताओ। Yes, sir. कंटिन्यूस Yes. स्पेक्ट्रा और नीचे कौन सा है? लाइन स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा में आपको सारे कलर दिखाई दे रहे हैं, राइट? बताओ। Yes, Yes. sir. ठीक है सर, यहाँ से वॉयलेट चालू होता है, फिर ब्लू, फिर सियोन, ग्रीन, और फिर एंड जाके येलो और ऑरेंज। ठीक है, फिर अभी नीचे उसी के जस्ट नीचे चेक करोगे, आपको एक पूरी ब्लैक कलर की पट्टी दिखाई दे रही है और उसमें कुछ कुछ बैंड आपको दिखाई दे रहे हैं, लाइनें दिखाई Yes, दे रही sir. कलर की। ये जो लाइन होती है ये होती है हमारी लाइन स्पेक्ट्रा। Line. ऊपर वाला क्या था? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। नीचे वाला क्या है? लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है, सबको दिख गया, समझ में आ गया? Yes. Yes, sir. चलो अब Yes. आपको एक चीज बताता हूँ इससे रिलेटेड। अब क्या हुआ था, जो थर्ड पॉइंट था, अब यहाँ पर तो एनर्जी कंटिन्यूस जा रही थी, ऑब्वियस बात है ना, धीरे धीरे उसका शेल छोटा होता जा रहा था। शेल छोटा होता जाएगा तो एनर्जी कैसे लूज हो रही थी? कंटिन्यूस। यस। Yes, sir. हाँ, तो जो स्पेक्ट्रम आना चाहिए वो कौन सा स्पेक्ट्रम आना चाहिएगा? बताओ सर। कंटिन्यूस एनर्जी लॉस होगी तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए, बट जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो हमको जो स्पेक्ट्रम मिल रहा था वो कौन सा था? सर लाइन स्पेक्ट्रम। जब रदरफोर्ड से ये क्वेश्चन किया गया कि भाई एनर्जी तो कंटिन्यूस लूज हो रही है तो स्पेक्ट्रम तो कंटिन्यूस आना चाहिए, लाइन स्पेक्ट्रम क्यों आ रहा है? आई बात समझ में? तो रदरफोर्ड इसका एग्जांपल, इसका रीजन नहीं दे पाया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये क्या बन गया, जिसका रीजन नहीं देगा रदरफोर्ड का, वो क्या बन जाएगा? ड्रॉबैक। बताओ, सबको ये पॉइंट समझ में आया? Yes. ठीक है, तो इसको लिख ले। अब इसी को मैं लिख के बताता हूँ कि कैसे उन्होंने लिखा हुआ है आपकी बुक में और बाकी जगह पर। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस शुड लूज एनर्जी कंटिन्यूअसली। इलेक्ट्रॉन revolving around nucleus lose energy continuously। ठीक है, पहली पॉइंट तो यही समझ में आ गया सर, एनर्जी कंटिन्यूस लूज होनी चाहिए, और स्पेक्ट्रम कौन सा मिलेगा इससे? Continuous spectrum. एक्सपेक्टेड, यानी जो हम सोच रहे हैं कि एनर्जी कंटिन्यूस लूज होगी तो एक्सपेक्टेड, यानी जो स्पेक्ट्रम आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए? स्पेक्ट्रा ऑफ एन एटम should be continuous। ठीक है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ये वाली बात भी क्लियर हो गई? किसी को यहाँ पर डाउट? No, sir. सर नहीं, No, sir. या है? ठीक है, No, sir. नहीं है. बट ये तो एक्सपेक्टेड था,
और जो हम एक्सपेरिमेंट करके देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, वो कौन सा स्पेक्ट्रम था? तो यहाँ पे लिख Line देना, spectrum. बट ऑब्जर्व्ड spectrum is line spectrum. ठीक है, अब मेरे ख्याल से सब क्लियर हो चुके हैं तीनों ड्रॉबैक। कोई ऐसा बंदा जिसको समझ में ना आया, कोई सा भी पॉइंट, कोई सा भी ड्रॉबैक रदरफोर्ड से रिलेटेड? Sir, clear है. ठीक है, तो इसको एक बार लिख लो। और आपको एक और चीज पता चल गई इसके साथ साथ कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो दो तरह के होते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। Yes, sir. ठीक है, तो इसको एक्स्ट्रा में डाल देना ब्रैकेट करके, ये तुमसे पूछा नहीं जाएगा, 9th में तो बिल्कुल नहीं पूछेंगे। ठीक है, चलो इसको एक बार नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। हो जाए तो बता देना। Sir, done. Done? ठीक है, बाकी सब Sir, done. डन? Yes, Sir. sir. ओके, ठीक है, अब हो चुका है। तो हमने पढ़ा था 3 साइंटिस्ट थे, सबसे पहला जे थॉमसन, दूसरा रदरफोर्ड, और तीसरा जो साइंटिस्ट था जिसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कंट्रीब्यूशन दिया था सबसे ज्यादा, वो कौन था? किसी को याद नहीं? बोहर। कौन थे? तो अब हम क्या पढ़ेंगे? बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, अब याद रखना इसके बारे में पढ़ेंगे, बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। जैसे ही रदरफोर्ड ने किस ईयर किया था? 1911। तो जैसे ही रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, विद इन 2 इयर्स बोहर ने भी अपना मॉडल दे दिया। ठीक है, 1913 में। तो बोहर ने क्या किया? बोहर टुक ऑल द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ रदरफोर्ड, जितने भी सही पॉइंट थे जो रदरफोर्ड ने बताए थे, वो सारे के सारे पॉइंट उठा लिए, प्लस अपने पॉइंट ऐड कर दिए, और अपना मॉडल तैयार हो गया। और उसी मॉडल को क्या नाम दे दिया इन्होंने? बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, अब देखते हैं कि बोहर ने क्या क्या बातें बताई अपने मॉडल के अंदर, और क्या क्या चीजें उसने बताई थी। ठीक है, तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो उसने रदरफोर्ड का एज इट इज उठा लिया। रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कहां पे पाया जाता है? सेंटर पे पाया जाता है। और जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है कंपेयर टू साइज ऑफ एटम, वो बहुत छोटा होता है, राइट? ये तीनों पॉइंट किसने बताए थे? रदरफोर्ड ने। तो एज इट इज इसी ने भी वो पहला पॉइंट बता दिया। तो अब हम बात करेंगे पोस्टुलेट्स की। पोस्टुलेट्स में सबसे पहला पॉइंट, द एटम हैज अ न्यूक्लियस। इसी के साथ में अब एटम के अंदर कौन रहते हैं? अब रदरफोर्ड ने तो बताया था पॉजिटिव चार्ज है, बट एक बात याद रखना, जैसे ही रदरफोर्ड ने बताया पॉजिटिव चार्ज, वैसे ही ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी कर दी। तो हमारे बोहर थे, बोहर ने बताया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर कौन रहते हैं? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं।
ठीक है, where all the protons exist या फिर are present। ठीक है, न्यूट्रॉन के बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि न्यूट्रॉन उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हुआ था। तो उसने क्या बोला कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर सारे के सारे प्रोटॉन रहते हैं। सभी को समझ में आया पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसी में उसने एक और चीज ऐड कर दी और बोला कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, स्मॉल कंपेयर टू, किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर टू द साइज ऑफ एन एटम। सर एटम के साइज से कंपेयर करें तो जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। और न्यूक्लियस कहां पर मिलता है, पोजीशन Center. Center. सेंटर पर, बिल्कुल सही। तो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एन एटम। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? Yes. Yes, sir. अब आप सबसे एक बात और याद रखना, मैंने आप सबको बताया था इस वाले पॉइंट के बारे में, जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो काफी छोटा होता है एटम के कंपैरेटिव में। मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल से भी कंपेयर करके बताया था कि अगर हम क्रिकेट बॉल लेंगे, जो सीजन बॉल होती है रेड वाली, अगर इतना बड़ा न्यूक्लियस है तो कितना बड़ा एटम होना चाहिए, बताओ? सबको याद है वो एग्जांपल कंपैरिजन? ठीक है, Yes, sir. हाँ चलो मैं आपको बताता हूँ। ये जो पेन है, इस पेन की जो टिप है, अगर इतना बड़ा न्यूक्लियस होगा तो ये जो पूरा रूम है इतना बड़ा क्या होना चाहिए, साइज ऑफ एन एटम होना चाहिए। ठीक है, Yes, sir. सीजन बॉल वाला भी एग्जांपल मैं फिर से बता देता हूँ। अगर जो क्रिकेट बॉल है सीजन रेड वाली, इतना बड़ा अगर न्यूक्लियस का साइज होगा तो इस सीजन बॉल से लेकर 5 किलोमीटर के रेडियस का जितना भी स्पेयर रीजन आएगा वो क्या होगा, साइज ऑफ एन एटम होगा। Atom. ठीक है, चले आगे। Yes. अब जो बातें रदरफोर्ड नहीं बता पाया था उसको भी कोशिश की कि बोहर एक्सप्लेन करे, और बोहर ने काफी सारी बातें एक्सप्लेन की भी जो रदरफोर्ड नहीं बता पाया। उसमें से एक बात थी, अब इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, मान के चलते हैं हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, और ऐसे करते करते और भी शेल होंगे। ये हमारा न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, एक काम करते हैं फोर्थ और बना लेते हैं। और ये हमारा फोर्थ शेल है। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के अराउंड अलग अलग क्या है, फिक्स्ड पाथ है। क्या है, फिक्स्ड पाथ, जिन्हें हम शेल या फिर ऑर्बिट के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे, ऑर्बिट। और इन ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स है, यानी ये जो सर्कल है, अगर इलेक्ट्रॉन इस
सर्कल में ही क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। क्या करेगा, इन सर्कल में ही रिवॉल्व करेगा। इसके अंदर और भी सर्कल बन सकते हैं, तो सभी सर्कल के अंदर नहीं, कुछ स्पेसिफिक सर्कल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। तो जो रदरफोर्ड बोल रहा था कि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है, सारे सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकते। कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स हैं या एनर्जी लेवल हैं, शेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल, जिनमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। अगर वो इसमें मूव करेगा तो वो एनर्जी लूज नहीं होगी। बात समझ में आई? यानी अगर इलेक्ट्रॉन इन सभी शेल में रिवॉल्व करेगा तो वो एनर्जी लूज नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, एनर्जी लूज नहीं करेगा। तो इन सभी शेल की जो एनर्जी है वो क्या है, फिक्स है। क्या है, फिक्स। इसीलिए इन शेल्स को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं क्या, एनर्जी लेवल्स। सेल्स के अलावा क्या बोल सकते हैं इसको, फोर्थ एनर्जी लेवल। बात समझ में? किसके माइंड के ऊपर Yes, से चला गया, sir. किसके माइंड के ऊपर से चला गया? कोई दिक्कत नहीं, शर्माने की जरूरत है, नहीं समझ में तो पूछेंगे। बताओ सर एक बार और समझा दीजिए। ठीक, तो ध्यान से सुनो। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ये हमने रदरफोर्ड ने बताया था। तो रदरफोर्ड ने की बात को उठाया किसने, बोहर ने। और बोहर सेड कि इलेक्ट्रॉन अगर इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करेगा, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, तो वो एनर्जी लूज नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, एनर्जी लूज एनर्जी लूज नहीं करेगा। और एनर्जी लूज नहीं करेगा तो वो क्या करता जाएगा, घूमता रहेगा, और एटम इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आके फॉल नहीं करेगा। जो क्या था, ड्रॉबैक था किसका, रदरफोर्ड का। अब इसने बताया कि जो पहला शेल है इसको बोलते हैं के। पहले शेल का नाम क्या है, के शेल। दूसरे शेल का नाम क्या है, एल, एम और एन। ठीक है, तो ये क्या, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनर्जी लेवल को। ठीक है, वो भी मैं रीजन जब हमारा बोहर कंप्लीट हो जाएगा उसका भी आंसर दे दूंगा मैं अर्पिता, कि किसी सर्कुलर पाथ में कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो एनर्जी लूज क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, बाकी अगर इसके अलावा कोई शेल होगा, मान लेते हैं ये डॉटेड वाला सर्कल, ये भी तो सर्कल पॉसिबल है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व करेगा तो वो एनर्जी लूज करेगा, इन स्पेसिफिक सर्कल्स में एनर्जी लूज नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, एनर्जी लूज नहीं करेगा। ठीक है, इस वाले पॉइंट को बिठा दो, फर्स्ट पॉइंट को। Yes. ठीक है, अब देखते हैं इसको वर्ड्स में ट्रांसलेट करके कोशिश करते हैं कि क्या चीज को हम कहना चाह रहे हैं। देखो सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, each stationary orbit is associated with each stationary या फिर सर्कुलर में जिसको फिक्स्ड orbits is associated with defined amount of energy. ठीक है, तो यानी ये जो शेल है, ये जो सर्कल है, इनकी एनर्जी पहले से ही फिक्स है। और इन ऑर्बिट्स को क्या बोला जाएगा,
these orbits are known as energy levels. क्या बोलेंगे हम? एनर्जी लेवल। अब आप सबके माइंड में आएगा कि सर ऑर्बिट क्या होता है? यस और नो? कोई ऐसा जिसके माइंड में ये डाउट हो कि ऑर्बिट क्या है? No, sir. ऑर्बिट मींस सर्कुलर पाथ जिस पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, तो उन सर्कुलर पाथ्स को हम क्या बोलेंगे? एनर्जी लेवल। उनकी एनर्जी फिक्स है। इन एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? ए, एल, एम और एन, या फिर 1 2 3 4, इनसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। किनको? एनर्जी लेवल्स को। These energy levels are represented by K, L, M, N। ठीक है, और by 1, 2, 3, 4 from कहां से? न्यूक्लियस से from nucleus to outermost shell। एक काम करो, इसको लिख लो पहले। किसको ये पहला पॉइंट समझ में नहीं आया? सो सेकंड पॉइंट सर क्लियर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने रदरफोर्ड की आपको दिखाए थे वैसे ही बोहर के भी शो करेंगे। ठीक है, Yes, sir. तो Sir, अब done. एक डन। सर डन। Yes, sir, ठीक है। done. हाँ, तो अब मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारे पास शेल है इनकी एनर्जी फिक्स है। तो मैं बोल देता हूँ कि हमारे पास जो फर्स्ट शेल है इसकी एनर्जी कितनी है? E1 सेकंड सेल की एनर्जी, E2 थर्ड शेल की एनर्जी, E3 और फोर्थ शेल की एनर्जी E4। ठीक है,